गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट लेक्चर में आपने अल्फा बीटा और गामा डीके के बारे में पढ़ा था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको बोला जाता है न्यूट्रिनो परिकल्पना। आखिर ये परिकल्पना क्या थी? तो देखिए, आपने लास्ट लेक्चर में बीटा प्लस 6 और बीटा माइनस 6 पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ आपने देख रखे होंगे वो वीडियो लेक्चर। अगर नहीं देख रखे तो आप पीछे जाके देख सकते हो। कल का ही लेक्चर है, बीटा प्लस 6 और बीटा माइनस 6। कल मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था, तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कि बीटा प्लस 6 था। तो क्या होता है कि जब भी बीटा प्लस 6 होता है, यानी किसी नाभिक से बीटा प्लस कण का उत्सर्जन होता है, तो मैंने बताया था कि परमाणु क्रमांक में तो 1 की कमी हो जाती है, जबकि द्रव्यमान संख्या क्या रहती है? अपरिवर्तित। और जब बीटा माइनस 6 होता है तो वहाँ पे परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है और द्रव्यमान संख्या क्या रहती है? अपरिवर्तित। तो मैंने कल इनको याद करने का मेथड बताया था कि अगर आपको बीटा प्लस 6 देखना हो तो आप परमाणु क्रमांक में 1 की कमी कर दो, द्रव्यमान संख्या तो अपरिवर्तित रहती है। और जहाँ बीटा माइनस लिखा हुआ है, इसका मतलब परमाणु क्रमांक में आप क्या कर दोगे? 1 की वृद्धि। स्टार्टिंग में यही रिएक्शन थी। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में यहाँ पे हम न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो लिख रहे थे। मैंने बताया था कि इसको न्यूट्रिनो बोला जाता है और इसको एंटी न्यूट्रिनो। लेकिन जब ये स्टार्टिंग हुई थी उस टाइम इनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। ना एंटी न्यूट्रिनो के बारे में जानकारी थी और ना ही एंटी न्यूट्रिनो के बारे में कोई जानकारी थी। तो स्टार्टिंग में बीटा प्लस 6 और बीटा माइनस 6 की जो रिएक्शन थी वो इतनी ही थी। ना तो न्यूट्रिनो के बारे में पता था, ना एंटी न्यूट्रिनो के। तो देखो, जब नाभिक से बीटा कण उत्सर्जित होते हैं तो आवेश संरक्षण व न्यूक्लियोनों की संख्या का तो संरक्षण होता है, परंतु द्रव्यमान, ऊर्जा संरक्षण, रेखीय व कोणीय संवेग संरक्षण के नियमों का पालन नहीं होता। स्टार्टिंग में जब ये रिएक्शन इतनी थी तो देखा गया कि हुआ क्या कि आवेश संरक्षण और न्यूक्लियोनों की संख्या का तो संरक्षण हो गया, लेकिन जो रेखीय संवेग संरक्षण है, कोणीय संवेग संरक्षण है, इनका संरक्षण नहीं हो पा रहा था। तो उस टाइम साइंटिस्टों ने क्या माना कि हो सकता है ये अपवाद हो, कि हो सकता है इसमें रेखीय एवं कोणीय संवेग संरक्षण के नियमों का पालन नहीं होता हो। लेकिन इस समस्या का निवारण किया पावली नामक वैज्ञानिक ने, और उसने सबसे पहले किसकी परिकल्पना दी? न्यूट्रिनो की। उसने कहा कि ये रिएक्शन इनकम्प्लीट है, यानी इन दोनों रिएक्शनों में एक के साथ न्यूट्रिनो और दूसरे के साथ एंटी न्यूट्रिनो इमिट होते हैं। अगर इन रिएक्शनों को कंप्लीट किया जाए, यानी इसके साथ न्यूट्रिनो और इसके साथ एंटी न्यूट्रिनो जोड़ दिया जाए, तो देखा गया कि इनमें रेखीय एवं कोणीय दोनों ही संवेग संरक्षण के नियमों का पालन होता है। तो आवेश संरक्षण एवं न्यूक्लियोनों की संख्या का तो पहले ही संरक्षण हो रहा था, और जब न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो ऐड हुए तो उसमें ऊर्जा संरक्षण, रेखीय संवेग एवं कोणीय संवेग संरक्षण के नियमों का पालन होता है। तो एक्चुअल में न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस क्या थी कि बीटा माइनस और बीटा प्लस 6 में, बीटा प्लस में तो न्यूट्रिनो और बीटा माइनस 6 में एंटी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है। यही न्यूट्रिनो परिकल्पना थी। अब ये पहले पता क्यों नहीं चला? क्योंकि जो ये न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो होते हैं ना, वो बहुत छोटे कण होते हैं, इसलिए उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे वो इनको सहसूचित नहीं कर पाए, यानी इनको पकड़ नहीं पाए। तो देखो, जिसके अनुसार नाभिक से बीटा कणों के साथ साथ न्यूट्रिनो एवं एंटी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है, तो मैं ये बता चुका हूं। तो द्रव्यमान, ऊर्जा, रेखीय एवं कोणीय संरक्षण के नियमों का पालन होता है। परंतु पावली के लिए भी इन कणों का संसूचन करना बहुत कठिन था, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि ये कण बहुत छोटे होते थे। तो इनका संसूचन किसने किया? इनका संसूचन किया कोवान तथा रेंस नामक दो साइंटिस्ट थे। क्या नाम था उनका? कोवान तथा रेंस नामक के वैज्ञानिक थे। उन्होंने न्यूट्रिनो व एंटी न्यूट्रिनो का संसूचन किया और बताया कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो क्या प्रॉपर्टीज होती है? पहली प्रॉपर्टीज होती है कि ये कण उदासीन होते हैं, अर्थात ये चार्ज लेस होते हैं, इन पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। दूसरा बोला गया कि इनका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। मैं पीछे के लेक्चरों में आपको समझा चुका हूं विराम द्रव्यमान क्या होता है, तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने फोटोन टॉपिक पढ़ाया था तो वहां पे डिटेल से समझाया था कि विराम द्रव्यमान क्या होता है। तो यह देखा गया कि जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो होते हैं उनका विराम द्रव्यमान कितना होता है? शून्य। तीसरा पॉइंट क्या था कि यह कण ऊर्जा के फोटोन ही है, एक टाइप से ये क्या है? फोटोन है। चौथा पॉइंट कि यह कण फोटोन के समान रेखीय संवेग उत्पन्न करते हैं। ठीक है। इन कणों का जो कोणीय संवेग होता है वो होता है प्लस माइनस h/2π, और इनका चक्रण होता है प्लस माइनस हाफ। तो एक्चुअल में न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस क्या थी कि न्यूट्रिनो नामक साइंटिस्ट ने बताया कि जो बीटा प्लस 6 है वो बीटा माइनस 6 है, उनमें न्यूट्रिनो व एंटी न्यूट्रिनो नाम के दो कणों का भी उत्सर्जन होता है। न्यूट्रिनो पावली से पहले ये किसी को नहीं पता था। पावली से पहले जो भी साइंटिस्ट थे उन्होंने इनको क्या माना कि
ये हो सकता है कि ये फिजिक्स में अपवाद हो, इनमें कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के संरक्षण का पालन नहीं होता था। लेकिन पावली ने डिटेल से समझाया कि इनके साथ जब आप न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो को इमिट करोगे तो रेखीय संवेग कोणीय संवेग संरक्षण के नियमों का पालन होता है। तो यह थी न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। देखो ये क्या होता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि नाभिकीय बल को परिभाषित करते हुए इसके गुणधर्म लिखिए। तो नाभिकीय बल होता क्या है? तो अब देखिए, आप जानते हो कोई भी जो नाभिक होता है, नाभिक में कौन होता है? ये अगर मैं न्यूक्लियस नाभिक बोलूं तो नाभिक में आपको पता है नाभिक में दो प्रकार के कण पाए जाते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन और एक कौन होता है? न्यूट्रॉन। अब मुझे बताओ, जब नाभिक है तो उसमें एक ही तो प्रोटॉन होते नहीं होंगे, अनंत प्रोटॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन होते हैं किसी भी नाभिक में? अनंत प्रोटॉन होते हैं। तो अब मुझे आप बताइए कि प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है? आप ये भी जानते हो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, न्यूट्रॉन चार्जलेस है। अब कैसे पता चला कि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है? तो आपने रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग किया था, तो वहां पे आपको पता चला था कि जो प्रोटॉन पे चार्ज है वो कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। ये भी आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, रदरफोर्ड मॉडल, वहां पे आपको मिल जाएगा कि इस पे प्लस चार्ज कैसे है। तो प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। अब मुझे बताओ, और नाभिक का आकार भी मैंने आपको बताया था, कितना बताया था? 10⁻⁻15 मीटर। मैं याद दिलवा दूं कि एक क्रिकेट स्टेडियम को अगर आप एटम मानो तो उसके सेंटर पर बैठी हुई मक्खी किसके समान होती है? नाभिक के समान। अगर क्रिकेट स्टेडियम को आप परमाणु मानो तो जो मक्खी अगर उस क्रिकेट स्टेडियम में सेंटर पे बैठा दी जाए तो वो किसकी तरह होगी? नाभिक की तरह। और अगर आप एक रूम की बात करो तो अगर रूम को आप परमाणु मानो तो जो नाभिक होता है वो होगा सुई की नोक के समान। सुई की जो नोक होती है ना, उतना सा नाभिक होता है। अब बताओ, जब इतने से नाभिक में अनंत अनंत प्रोटॉन उपस्थित है और एक प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, तो बताओ प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि कूलाम नाम के साइंटिस्ट ने क्या कहा था कि यूनिवर्स में अगर कहीं भी दो चार्ज है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। अब देखिए, कब आकर्षित करेंगे? जब चार्ज डिफरेंट हो, यानी प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो। और प्रतिकर्षित कब करेंगे? जब प्लस प्लस चार्ज हो या माइनस माइनस चार्ज हो। अब बताओ, जब इनफाइनाइट प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, तो आपको पता है इनफाइनाइट प्रोटॉन है तो हर पे कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। और ये तो बहुत बहुत पास स्थित है। क्यों? क्योंकि नाभिक, अगर आप एक रूम को परमाणु मानो तो नाभिक एक सुई की नोक के बराबर होता है, तो उसमें आपको पता है बहुत अनंत प्रोटॉन है, तो प्लस प्लस के बीच कैसा बल लगेगा? मैं अभी बता चुका हूं कि प्लस और माइनस असमान आवेशों के मध्य तो लगता है आकर्षण और समान आवेशों के मध्य कैसा लगता है? प्रतिकर्षण। तो बताओ, जब प्लस प्लस है तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। और अगर फिर भी अगर आपको पता है कि जब प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, उसके बावजूद भी आपको पता है नाभिक का अस्तित्व है, एटम का अस्तित्व है, इसका मतलब कि यूनिवर्स में कोई एक ऐसा बल है जो इस प्लस प्लस से भी मतलब ज्यादा प्रभावी है। तो देखो, मैं थोड़ा सा बताता हूं कि किसी परमाणु के नाभिक का आयतन लगभग 10⁻⁻45 मीटर कोटि का होता है। इतने कम आयतन में भी बहुत से प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। मैं समझा चुका हूं कि इनफाइनाइट प्रोटॉन उपस्थित है। इन प्रोटोनों के मध्य कूलाम का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यह भी मैं समझा चुका हूं कि समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण और असमान आवेशों के मध्य कैसा बल लगता है? आकर्षण। तो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण ये नाभिक को छोड़कर बाहर आ जाने चाहिए, यानी नाभिक बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो कभी जुड़ ही नहीं पाएंगे। परंतु वास्तविक रूप में ऐसा नहीं होता है। अर्थात इस कूलाम के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध एक अन्य परबल आकर्षणात्मक प्रकृति का एक बल होता है जो इनको बांधे रखता है। इस बल को ही क्या कहा जाता है? नाभिकीय बल। अब देखो, जब प्लस प्लस प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है, फिर भी आपके पास नाभिक है, परमाणु है, आप इनके बारे में स्टडी कर रहे हो, इसका मतलब जो ये प्रतिकर्षण बल है इससे भी कोई स्ट्रॉन्ग एक बल है जो किस प्रकार का होगा? आकर्षण प्रकार का होगा। तभी तो प्लस प्लस एक साथ पास आ पाएंगे कि भाई एक सुई की नोक में अगर अनंत मतलब प्रोटॉन उपस्थित है तो इसका मतलब जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इस यूनिवर्स में क्या है? सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो इनको क्या करता है? बांधे रखता है। इस बल को ही आप क्या कहते हो? नाभिकीय बल कहते हैं। या इसकी दूसरी डेफिनेशन ऐसे दी जा सकती है कि न्यूक्लियोनों को बांधे रखने के लिए जो आवश्यक बल होता है वो क्या कहलाता है? नाभिकीय बल। तो मैं रिपीट कर देता हूं, नाभिकीय बल क्या होता है कि नाभिक में प्रोटॉन बहुत पास पास स्थित होते हैं और आप जानते हैं प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। तो जब ये पास पास स्थित होंगे तो प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, फिर भी नाभिक का निर्माण होता है, एटम का निर्माण होता है। इसका मतलब इन प्रोटॉनों के मध्य इस प्रतिकर्षण बल से भी
स्ट्रॉन्ग एक अन्य फोर्स काम करता है जिसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर फोर्स। और एक चीज ध्यान रखना, इस यूनिवर्स में जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है ना, वो कौन सा फोर्स है, वो न्यूक्लियर फोर्स ही है। अगर आपको पूछा जाए कि यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है, तो आप कौन सा बताओगे, न्यूक्लियर फोर्स। अब देखो एक ग्राफ है, ये जो ग्राफ है वो है पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के मध्य एक ग्राफ बनाया गया है। और अभी तक नाभिकीय बल के बारे में कोई नाभिकीय बल ज्ञात करने का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, इस ग्राफ से ही आइडिया होता है। तो देखिए इस ग्राफ से आपको क्या पता चलता है नाभिकीय बल के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है नाभिकीय बल के गुणधर्म। तो आपने अभी अभी पढ़ा कि बहुत सारे प्रोटॉन पास पास स्थित है फिर भी वो जुड़े हुए हैं, इसका मतलब बताओ ये आकर्षण प्रकार का हुआ, प्रतिकर्षण प्रकार का। अरे भाई अगर प्रतिकर्षण प्रकार का होता तो नाभिक जुड़ते ही नहीं, इसका मतलब ये किस प्रकार का है, आकर्षणात्मक प्रकृति का है। दूसरा है कि ये अलपरास बल है, अर्थात 10⁻⁻14 मीटर कोटि से अधिक कोटि पर ये दुर्बल हो जाता है। ये बहुत ही अलपरास बल है, यानी ज्यादा डिस्टेंस पे ये काम नहीं करता, ये केवल नाभिक के अंदर ही काम करता है। तीसरा, ये न्यूक्लियोनों के आवेश पर भी निर्भर नहीं करता। तो अब मुझे बताओ कोई भी जो नाभिक है, ये मान लो कि नाभिक है, तो आप बताओ नाभिक में कौन कौन उपस्थित है, प्रोटॉन उपस्थित है और कौन उपस्थित है, न्यूट्रॉन उपस्थित है। बताओ प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है कि ये न्यूक्लियोनों के आवेश पर निर्भर नहीं करता। तो आपको बताओ नाभिक में केवल ये तो है नहीं कि केवल प्रोटॉन ही है, वहां तो न्यूट्रॉन भी उपस्थित है। तो अगर ये आवेश पर निर्भर करता तो फिर वहां न्यूट्रॉन कैसे उपस्थित हो पाते थे, मतलब न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं रह पाते, इसलिए ये आवेश पर निर्भर नहीं करता। अर्थात ये प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य भी काम करता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य भी काम करता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य भी काम करता है। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये न्यूक्लियोनों के आवेश पर निर्भर नहीं करता, अर्थात प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन व न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य समान रूप से कार्य करता है। चौथी प्रॉपर्टी है कि जो नाभिकीय बल है वो न्यूक्लियोनों के चक्रण पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, न्यूक्लियोनों के चक्रण पर निर्भर करता है। आगे देखिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल है कि रेडियो एक्टिव नाभिक 90 थोरियम 228 के उत्तरोत्तर क्षय के उपरांत अंततः 83 Bi213 में परिवर्तन के प्रक्रम में उत्सर्जित अल्फा व बीटा कणों की संख्या ज्ञात करो। यानी TH किस में बदल रहा है, Bi में। तो परमाणु क्रमांक 90 से 83 हो रहा है और जो द्रव्यमान संख्या है वो 228 से 212 हो रही है। तो अब अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ द्रव्यमान संख्या में कितना परिवर्तन हुआ, तो देखो पहले कितनी है 228, अब कितनी है 212, तो परिवर्तन कितना हुआ 16 का। उसी प्रकार अगर मैं आपको पूछूं कि परमाणु क्रमांक में कितना परिवर्तन हुआ, तो स्टार्टिंग में कितना था 90, अब कितना है 83, तो कितना परिवर्तन हुआ 7 परिवर्तन हुआ। डेल ए का मतलब परिवर्तन, आप जानते हो डेल का मतलब क्या होता है, डेल किसको शो करता है, परिवर्तन को शो करता है। अब मुझे बताओ जब मैंने कल आपको अल्फा क्षय पढ़ाया था तो मैंने क्या कहा था कि जब भी अल्फा क्षय होता है तो क्या होता है कि परमाणु क्रमांक में तो कितने की कमी होती है, परमाणु क्रमांक में मैंने क्या कहा था 2 की कमी होती है। और द्रव्यमान संख्या में मैंने कितने की कमी बताई थी, द्रव्यमान संख्या में मैंने बताया था 4 की कमी। अब मुझे बताओ 4 की कमी हुई तो यहां पे देखो कितनी कमी हो रही है, 16 की कमी हो रही है। यानी मैं 4 into 4 लिख सकता हूं, यस और नो। अरे भाई 16 को 4 into 4 लिखा जा सकता है ना। तो जब एक अल्फा निकलता है तो 4 की कमी होती है। तो यहां से बताओ कितने अल्फा निकले कि 16 की कमी हो जाए। यानी एक अल्फा से अगर द्रव्यमान संख्या 4 कम होती है तो बताओ 4 अल्फा से 16 नहीं हो जाएगी। अरे भाई एक अल्फा से 4 की कमी होती है द्रव्यमान संख्या में, तो अगर 4 अल्फा रिलीज होंगे तो 16 की कमी नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। मतलब ये बात तो सही है। यानी यहां से कितने अल्फा निकल रहे हैं 4 अल्फा। बट अब मुझे बताओ परमाणु क्रमांक में कितने की कमी होती है, एक अल्फा अगर किसी भी नाभिक से निकलता है तो कितने की कमी होती है 2 की। तो जब 4 अल्फा निकलेंगे तो बताओ कितने की कमी होगी 8 की। लेकिन यहां पे तो देखो कितने की कमी हो रही है 7 की। तो देखो इसके साथ ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है -1 β0। अब मैंने क्या कहा था कि जब -1 हो, देखो -1 β0, अब -1 हो तो 8 कर देना। अब देखो कायदे से जब 8 अगर 4 अल्फा निकलते तो यहां से परमाणु क्रमांक में कितने की कमी होती 8 की। तो 90 से कितना आना चाहिए था
82 प्लस, परंतु क्या आ रहा है 83, यानी 82 प्लस 1 आ रहा है। और मैंने क्या कहा था, प्लस 1 कब होगा, मैंने अभी अभी पढ़ाया कि जब बीटा -6 होता है तो वहां पे क्या आ जाता है, +1 आ जाता है। और बीटा -6 का मतलब क्या है कि परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है और द्रव्यमान संख्या क्या रहती है, अपरिवर्तित। तो यानी कायदे से ये इस प्रकार हो जाएगा कि अगर इससे मैं 4 अल्फा और 1 बीटा -6 करूं ना, तो आपको क्या मिलेगा, 83Bi212। तो सॉल्यूशन आंसर आप क्या दे दोगे कि 4 अल्फा व 1 बीटा माइनस कण का क्या होता है, संख्या पूछे तो कितने अल्फा है, 4 अल्फा, और कितने बीटा कण है, 1 बीटा कण है। तो कैसे आया, पता चल गया कि जब द्रव्यमान संख्या 16 है, इसका मतलब 4 अल्फा इमिट हो रहे हैं, और अगर 4 अल्फा निकल रहे हैं तो इसका मतलब परमाणु क्रमांक में कितने की कमी होनी चाहिए, 8 की। तो यहाँ पे 82 होने चाहिए, बट 83 हो रहे हैं, यानी +1 हो रहा है। इसका मतलब इसके साथ में एक और निकल रहा है, बीटा। तो यहां से तो 4 तो अल्फा इमिट होंगे, एक और इमिट होगा, बीटा इमिट होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।